कहानी की शुरुआत में आप जिस बंदे को देख रहे हो वो है हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका कि नाम करण होता है। हमें दिखाया जाता है कि करण एक कैदी की ड्रेस में होता है, जिसका कि कैदी नंबर होता है 1334। तब हमें दिखाया जाता है कि करण को आके एक बहुत जोरदार पंच पड़ता है, जो कि उसी के एक साथी कैदी ने मारा होता है। तब वो दूसरा कैदी कहता है कि देखा कितना खतरनाक पंच था। तब करण उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैदी आकर करण को एक बहुत जोरदार लात मारता है और बोलता है कि इस कमीने ने अपने ही पेरेंट्स को मारा है। तब बाकी कैदी उस कैदी को करण को मारने के लिए बोलने लगते हैं। तब हमें पास ही में खड़े दो ऑफिसर दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि ये कमीने क्रिमिनल्स, क्या हमें इनको ऐसा करने से रोकना चाहिए सीनियर। तब उस ऑफिसर का सीनियर कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, उन सब के बीच पड़ने का काम हमारा नहीं है। तब वो दूसरा ऑफिसर कहता है सॉरी, तो फिर किसका है। तब वो पहले वाला ऑफिसर बोलता है कि इस जगह पर केवल एक ही बंदे का कानून चलता है। और तब हमें किसी शख्स के पैरों का शॉट्स दिखाया जाता है और तब वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ। उसकी एक आवाज से वहां पर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तब हम देखते हैं कि ये दो बंदे होते हैं, जिनमें से एक की हाइट थोड़ी कम होती है। तब वो दूसरा वाला कैदी बोलता है अरे ओल्ड मैन आप। तब वो ओल्ड मैन बोलता है बहुत हुआ, ये सब बंद करो। ओल्ड मैन के एक बार कहने पर वो सभी कैदी वहां से जाने लगते हैं। तभी करण वहां से उठता है और गुस्से से ओल्ड मैन की तरफ भागकर आने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन के पीछे खड़ा एक शख्स, जिसका कि नाम द्रोणा होता है, वो करण को जमीन में धंसा देता है, जिससे कि करण के सर में खून आने लगता है। तब ओल्ड मैन कहता है अपनी तरफ देखो। और तब वो ऑफिसर से बोलता है ऑफिसर, इसे इसकी पनिशमेंट मिलेगी क्या। तब वो ऑफिसर बोलता है हाँ ओल्ड मैन, हम इसे पनिशमेंट रूम में लेके जा रहे हैं। और तब कुछ देर बाद वो ऑफिसर करण को पनिशमेंट रूम में ले जाकर पटक देते हैं और बोलते हैं कैदी नंबर 1334, तुम हर बार परेशानी क्यों खड़े करते हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें कल एक्सरसाइज के टाइम पर पूरे रूम की सफाई करनी पड़ेगी। और तब कुछ देर बाद उस ऑफिसर में से एक ऑफिसर बोलता है कि सीनियर, वो पागल बूढ़ा आदमी कौन था। जिस पर उसका सीनियर उसे डांटते हुए बोलता है चुप हो जाओ, वो ओल्ड मैन है। तब वो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि ओल्ड मैन आप भला ये कौन है। जिस पर उसका सीनियर बोलता है कि ओल्ड मैन वो शख्स है जिसका इस पूरे जेल पर राज चलता है और किसी का नहीं। तब वो ऑफिसर बोलता है क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या वार्डन को इस बारे में पता है। तब उसका सीनियर बोलता है कि वार्डन को इस बारे में पता होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी उसी की सेवा करता है। तब वो दूसरा ऑफिसर चौंक बोलता है आखिर आखिर ये ओल्ड मैन है कौन। जिस पर उसका सीनियर उसे बताता है कि मैंने सुना है कि अगर वो चाहे तो अपनी एक उंगली उठाकर पूरे वर्ल्ड को इधर से उधर कर सकता है, तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। और ध्यान रखना, उसका ऑर्डर ना मानने की कभी भी जरूरत मत करना। यहाँ पर कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे प्रिजनर हो या फिर ऑफिसर। तब हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है द्रोणा। तब द्रोणा कहता है हाँ ओल्ड मैन। तब ओल्ड मैन कहता है भेजो उसे अभी। तब सीन करण की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक बोगी को कहीं पर ले जा रहा होता है। तब करण उस बोगी में से कचरे को उठाकर एक रूम में फेंकने लगता है, लेकिन तभी कोई करण को एक जोरदार किक मारता है और जिससे करण उस रूम में गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि वो शख्स जिसने कि करण को लात मारी होती है, वो वहां पर थीनर छिड़कने लगता है। जिस पर करण कहता है ये सब क्या है। तब हम देखते हैं कि वो शख्स लाइटर निकाल लेता है, जिस पर करण वहां से चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर हम देखते हैं कि वो शख्स अपना लाइटर नीचे गिरा देता है और वहां पर आग लग जाती है। तब करण चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, काश काश मैंने वो हाथ नहीं थामा होता। और तब ये सीन करण के फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर करण कहता है कि पंकज आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब हमें करण के सामने खड़े शख्स के बारे में बताया जाता है, जिसका कि नाम पंकज होता है। तब पंकज कहता है क्या क्या तुम पागल हो गए हो, क्यों कर रहा हूँ से तुम्हारा क्या मतलब, क्योंकि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। करण कहता है प्लीज ऐसा मत करो,
जिस पर पंकज चिढ़ जाता है और बोलता है कि ऐसा मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? और ये कहकर वो करण के गुस्सा बजा देता है और दोबारा उसे मारते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? कमीने, तुम्हारी वजह से। तभी कोई कहता है, पंकज। तब करण देखता है कि ये उसी के क्लास का एक लड़का होता है जो कहता है, उसे जाने दो, अपने क्लासमेट के साथ तुम ये सब क्या कर रहे हो? और तब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम रॉकी होता है। रॉकी कहता है, और रॉकी की ग्रुप के चेयरमैन का ग्रैंडसन होता है और इसी के साथ साथ वो करण के क्लास का प्रेसिडेंट भी होता है। और तब करण सोचता है कि रॉकी एक ऐसा लड़का था जो हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होता था। और तब हम देखते हैं कि पंकज और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। तब रॉकी करण के पास आकर कहता है, करण क्या तुम ठीक हो? और तब करण कहता है, हाँ शुक्रिया रॉकी। और तब हम देखते हैं कि उस दिन से करण और रॉकी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। और तब स्कूल में रॉकी करण से कहता है, क्या सच में तुमने वो प्रोग्राम बनाया है? तब करण कहता है, हाँ तुम बाद में मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन दोनों को साथ में देखकर पंकज मन ही मन बहुत जलता था। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करण अपने घर जा रहा होता है। घर पहुँचते ही करण के पापा उससे कहते हैं तो कि एक स्टूडेंट होकर तुम इतने लेट घर कैसे आ सकते हो? तुम्हारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? तब करण उनसे चिढ़कर कहता है, आपको भला इन सब की कब से फिक्र होने लगी? मैं खुद ख्याल रख लूँगा। और ये कहकर वो ऊपर जाने लगता है। करण के पापा उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? पर करण उनकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। करण के रूम में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ़ोटो पड़ी होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो कहता है, जल्दी करो और इसे क्लिक करो। करण कहता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तब रॉकी कहता है, मुझे यकीन है तुम 100% पास हो जाओगे, इसलिए शांत रहो और इसे क्लिक करो। और तब करण माउस पे क्लिक करता है और हमें दिखाया जाता है कि करण कॉलेज के रिजल्ट में पास हो चुका होता है। तब रॉकी कहता है, देखा मैंने कहा था ना, चलो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और तब करण और रॉकी सेलिब्रेट करने के लिए जाने लगते हैं। तब करण कहता है अपने पिता से कि मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा। रॉकी कहता है, मैं चलता हूँ सर। तब करण के पापा कहते हैं, रुको करण, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया? करण कहता है, मैं पास हो गया। यह सुनकर करण के पापा बहुत खुश होते हैं और उसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ और तुम और रॉकी जाकर सेलिब्रेट करना। करण मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा और वहाँ से चले जाते हैं। तब रास्ते में जाते हुए करण रॉकी से कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज डॉर्मेट्री में जाऊंगा तो मैं अपने फादर से अलग हो जाऊंगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तब रॉकी कहता है, क्या? बट मुझे लगता था कि तुम अपने फादर से हेट करते हो। तब करण कहता है, हाँ मैं उनसे हेट करता था जब मैं छोटा था। मैं सोचता था कि मेरी माँ की मौत उनकी वजह से हुई है, बट इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मेरी माँ की मौत का कारण मेडिकल इलनेस था। क्या मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता? मतलब तुम अपने फादर से काफ़ी क्लोज हो, तुम्हें तो पता ही होगा रॉकी। करण की ये बात सुनकर रॉकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन फिर रॉकी कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम उनके साथ ऑनेस्ट रहो। अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम कैसा फील करते हो तो मुझे पता है कि वो समझ जाएंगे। करण कहता है, क्या सच में? रॉकी हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। तब शाम को हमें करण के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करण के पापा उसके लिए खाना बना रहे होते हैं। तब करण वहाँ पर आता है और कहता है, डैड क्या आप मेरे साथ थोड़ा ड्रिंक करना चाहोगे? तब हम देखते हैं कि करण और उसके पापा ड्रिंक कर रहे होते हैं। करण कहता है कि मुझे नेक्स्ट वीक कॉलेज के डॉम में शिफ्ट होना पड़ेगा। करण के पापा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तुमने बताया था पहले। अपना खाना मिस मत करना और हमेशा ध्यान से पढ़ाई करना। करण कहता है, डैड मैं बिल्कुल सक्सेस होकर लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, इसलिए तब तक हो सके तो मेरा इंतज़ार करना। करण की ऐसी बातें सुनकर करण के पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सच में बड़े हो चुके हो करण। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम हमेशा हेल्दी रहो और अपनी माँ की तरह बीमार ना पड़ो और एक हंसी खुशी लाइफ जियो। तब करण कहता है, हाँ डैड। और तब हमें करण और उसकी फैमिली फ़ोटो दिखाई जाती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में करण कहता है, तो हमने रात भर बातें की और हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर की। हालांकि ये अब भी काफ़ी ऑकवर्ड है, फिर भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रॉकी, इसके लिए शुक्रिया। रॉकी कहता है, सच में?
मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। करण कहता है, पर ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? करण रॉकी कहता है, ऐसा नहीं था, दरअसल मैं मॉर्निंग में गिर गया था। करण कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा ये लो, ये मेरे डैड ने तुम्हारे लिए भेजा है। रॉकी उस डब्बे को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है और कहता है, अच्छा थैंक यू। और तब वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतना लेट हो चुका है। तुम्हें भी पार्ट टाइम जॉब पर जाना होगा, सही कहा ना? दरअसल मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। करण कहता है, अच्छा ठीक है, बाय। तब करण सोचता है कि आज रॉकी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तब हम रात को देखते हैं कि करण अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तब उसके पापा उसको टेक्स्ट करते हैं कि आज तुम खाना बाहर मत खाना, मैंने तुम्हारे लिए घर पे खाना बनाया है। ये पढ़कर करण खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। पर तब रास्ते में हम देखते हैं कि दो बिल्लियाँ रॉकी का वही डिब्बा चाट रही होती है जो कि उसको करण के पापा ने दिया होता है। और जैसे ही करण अपने घर में पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया डैड, तब उसे कोई कहता है कि तुमने देर कर दी। और अपने सामने का नज़ारा देखकर करण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। करण देखता है कि रॉकी वहां पर खड़ा होता है। तब रॉकी उससे कहता है, करण आखिर तुम इतनी लेट घर क्यों आए? करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। करण कहता है, रॉकी आखिर तुम। और तभी उसे जमीन पे पड़े हुए अपने पिता की लाश दिखाई देती है। करण चिल्लाते हुए कहता है, तुम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? पर तभी कोई करण के सर पे वार करता है। हम देखते हैं कि ये पंकज होता है। पंकज कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसने उसे मार दिया? शेट, अब मुझे चैन पड़ा। तुम्हें क्या लगता था कि रॉकी तुम्हें पसंद करता है इसलिए तुम्हारे साथ घूमता है? क्या तुम पागल हो? तब करण रॉकी से कहता है, रॉकी तुमने, मुझे लगा था कि हम लोग दोस्त हैं। और तब रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही कहा करण, हम दोस्त ही तो हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? करण रोते हुए अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, आखिर तुमने उन्हें क्यों मारा? रॉकी तुमने मेरे पिता को क्यों मारा, बताओ। तब रॉकी कहता है, तुम्हारे पिता ने लाइन क्रॉस कर दी थी पंकज। तब पंकज कहता है, हाँ समझ गया, चलो ये खा लो, तुम्हें इससे अच्छा महसूस होगा। और तब पंकज करण को एक गोली खिला देता है ज़बरदस्ती। और तब रॉकी किसी को कॉल करता है और कहता है, अंकल मैं करण के घर पे हूँ, यहाँ पर जो रायता फैला है उसे साफ कीजिए। और तब वो करण से कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था करण, पर बड़ी शर्म की बात है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। और तब करण सोच रहा होता है, रॉकी रॉकी तुमने ऐसा क्यों किया आखिरकार? और ये सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक चाकू होता है जो खून से सना होता है और वो भी पूरी तरीके से खून में लिपटा होता है। तब वो कहता है, आखिर ये क्या है, मेरे हाथ? तब उसे सामने अपने पिता की लाश दिखाई देती है। करण चिल्लाता है, डैड। तभी कोई करण के घर का गेट ओपन करता है और कहता है, हम लोग पुलिस हैं, कोई भी हिलना मत। तब करण चिल्लाते हुए कहता है, रॉकी रॉकी ने मेरे पिता को मार दिया। तभी पुलिस वाले करण को पकड़ते हुए कहते हैं कि हिलो मत, तुम्हें मर्डर के सस्पिशंस में अरेस्ट किया जाता है। करण कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं किया। तब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कोई करण से कहता है, जिस रॉकी की तुम बात कर रहे हो कि उसने तुम्हारे पिता को मारा है, उसके पास पुख्ता सबूत है कि वो उस दिन यही यहाँ पर था ही नहीं। और इसके विपरीत तुमने ड्रग ले रखे थे और तुम्हारे हाथ पे और मर्डर वेपन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पड़ोसियों का भी कहना है कि तुम और तुम्हारे पिता हमेशा लड़ते रहते थे। करण हो सके तो अपना गुनाह कबूल कर लो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम हो जाए? करण फिर से चिल्लाते हुए कहता है, रॉकी उस कमीने ने मेरे पिता को मेरे सामने मार दिया, मेरे सामने मारा। और तुम चाहते हो कि मैं ये कबूल करूँ कि मेरे पिता को मैंने मारा है? और तब वो वकील वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और तब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जज कहता है कि मुजरिम करण ने अपने ही पिता को मारकर फैमिली के एथिक्स को तोड़ा है। इस क्राइम के सारे एविडेंस बिल्कुल क्लियर हैं। हालांकि मुजरिम करण अपने क्राइम को मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहा है, बट क्योंकि सारे गवाह और सबूत करण के खिलाफ है, इसलिए मुजरिम करण को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और तब हम कुछ देर बाद देखते हैं कि करण को बस में जेल की तरफ ले जाया जा रहा होता है। तभी करण को वहां से जाते हुए रॉकी और पंकज दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि रॉकी
करण के सामने हाथ हिलाकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सर सीधा बस के गिलास पर मारता है और कहता है, कमीने, कमीने रॉकी, मैं तुमको मार दूंगा सच में। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, याद रखना, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और तब रॉकी की एक इविल स्माइल के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करण और अन्य कैदी को ले जाया जाता है। उस जेल में पहले से बहुत सारे कैदी होते हैं और हम देखते हैं कि जिस ओल्ड मैन का उस पूरे जेल पर राज चलता था, उसकी नज़र करण पे पड़ चुकी होती है। तब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि करण एक दिन शांति से एक रूम में बैठा होता है। तभी उसके पास एक संघी कैदी आता है और करण को लात मारते हुए कहता है, तुझे देखते ही मेरा मूड हमेशा खराब हो जाता है। क्या तू कोई एक्टर है या फिर तुझे यहाँ से निकलने की थोड़ी ज्यादा जल्दी है? तभी वहां पर बैठे दो कैदियों में से एक कैदी कहता है, देखो ये संघी फिर आ गया, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? तब वहां पर बैठा दूसरा कैदी कहता है, नहीं, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वरना वो हमारे साथ भी यही करेगा। तभी वो सन की कैदी कहता है, यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपने ही पिता को मारा था, तो मुझे बताओ कि तुम्हें उस टाइम कैसा फील हुआ था? ऑफ कोर्स मैंने भी कुछ लोगों को मारा है, बट तुम्हारा केस अलग है शायद। बताओ मुझे, तुम्हें उस वक्त कैसा फील हुआ था? क्या वो थ्रिलिंग था? क्या वो एक्साइटिंग था? तब करण कहता है, नहीं। और ये कहकर वो उस सनकी कैदी के मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है, वो मैं नहीं था चूतिए, मैंने तुझे कितनी बार बोला, मैंने अपने पिता को नहीं मारा। और तब वो कैदी बड़े बड़े हंसने लगता है और कहता है, चूतिए तू बहुत ज्यादा क्यूट है। और ये कहकर वो करण को एक लात मारता है, जिससे करण अपना पेट पकड़कर खड़ा हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो कैदी करण को दो चार घूंसे और भर देता है। और वो इतने पे नहीं रुकता और वो करण का गला दबाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने बहुत दिनों से ये सेंसेशन महसूस नहीं की, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो बाकी दो कैदी मिलकर उन दोनों को आपस में छुड़वा देते हैं, लेकिन करण दोबारा से उस सनकी कैदी को मारने के लिए आता है और उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है, जिससे कि वो कैदी पड़े पड़े चिल्लाने लगता है। और तब वो बाकी के कैदी मिलकर गार्ड ऑफिसर को बुलाने लगते हैं। और तब वो सनकी कैदी कहता है, अबे ठरकी कहीं के, मुझे काटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई मुझे बचाओ जल्दी। तभी गार्ड अंदर आता है और वो करण के सर पे एक बेड बजा देता है, इससे करण वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब उन गार्ड्स का सीनियर उन गार्ड्स से कहता है, कैदी नंबर 1334 को पनिशमेंट रूम में भेजो और यहाँ पर जो कुछ भी कचरा हुआ है उसे साफ करो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाना है आज। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और तब वही ऑफिसर कहता है, वेलकम सर, मतलब चेयरमैन, वो आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। और तब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम कार्तिक होता है और वो कर्मा गैंग का बॉस होता है। तब कार्तिक कहता है, यहाँ पर ये बदबू कैसी? और तब वो उस ऑफिसर को एक पैसों का लिफाफा देते हुए कहता है, मीटिंग का इंतजाम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये लो, मैंने इसमें बहुत अच्छा अमाउंट डाला है। तब वो ऑफिसर कहता है, माफ कीजिएगा सर, पर आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। तब कार्तिक वहां से जाते हुए कहता है, तो चलो, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? तब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कार्तिक ओल्ड मैन और द्रोणा के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं कर्मा गैंग का लीडर कार्तिक ओल्ड मैन को प्रणाम करता हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं, क्या हुआ? तब कार्तिक कहता है कि ग्रुप का चेयरमैन शंकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। तब ओल्ड मैन कहता है, अच्छा ये बात है। तब कार्तिक कहता है, प्लीज हमें की ग्रुप पर टेक ओवर करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि की ग्रुप के चेयरमैन का बेटा। पर तभी ओल्ड मैन उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, कार्तिक तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता? तब कार्तिक कहता है, नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं तो बस। तभी ओल्ड मैन उसे दोबारा इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं, मेरी बातों को बीच में काटने की हिम्मत मत करो। तब कार्तिक कहता है, पर सर। तभी ओल्ड मैन गुस्से से कहता है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, क्या तुम मेरे ऑर्डर को डिसोबे करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर कार्तिक बहुत ही घबरा जाता है और झुककर कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं समझ गया। तब ओल्ड मैन कहते हैं, निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे देखने आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र सब जगह पर है। कार्तिक डरते हुए कहता है, जैसी आपकी इच्छा ओल्ड मैन।
ये कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है और बाहर आते हुए बोलता है, वो कितना डरावना था। तभी कार्तिक का एक सर्वेंट उसे कहता है, सर आप इतनी जल्दी आ गए। तब कार्तिक कहता है, वो कमीना बुढ़ा कहीं का। जिस पर उसका जूनियर कहता है, सर आपने क्या कहा। तब कार्तिक चिल्लाते हुए कहता है, ना मुंह बंद करो और गाड़ी में बैठो। और तब गाड़ी में बैठकर कार्तिक सोचता है, मुझे लगा जैसे मैं आज मर जाऊंगा। आखिर आखिर वो एनर्जी कैसी थी। ये बिल्कुल सेम वैसी ही एनर्जी थी जैसा मैंने तब महसूस किया था जब मैं अंडरवर्ल्ड में ओल्ड मैन से पहली बार मिला था। वो एनर्जी अभी भी सेम है। पता नहीं किस तरीके का डरावना इंसान है ये। बट ओल्ड मैन, क्या तुम जानते हो, एक दिन तुम्हें अपनी चॉइस पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। तब कुछ देर बाद हमें ओल्ड मैन और द्रोणा को दिखाया जाता है। तब ओल्ड मैन कहता है, द्रोणा हमें धीरे धीरे तैयारियां करनी होगी, उस बच्चे को मेरे पास लाओ। द्रोणा कहता है, यस ओल्ड मैन। तब हमें करण को दिखाया जाता है जो पनिशमेंट रूम में सो रहा होता है और वो सपना देख रहा होता है रॉकी के बारे में। बट तभी एक बैंक के साथ उसकी आवाज, उसकी नींद टूट जाती है और हम देखते हैं कि उसके सामने द्रोणा होता है। द्रोणा कहता है, खड़े हो जाओ। करण कहता है, तुम कौन हो। तब द्रोणा कहता है, मेरे पीछे आओ। तब कुछ देर बाद हमें करण को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े रूम के अंदर होता है और उस रूम को देखकर वो सोचता है कि इस प्रिजन में भला ये इतना बड़ा रूम क्यों है। तभी ओल्ड मैन वहां पर आते हैं और कहते हैं, कैदी नंबर 1334। तो तुम आ ही गए, या फिर मैं कहूँ करण, तुम आ गए। तब करण कहता है, तुम कौन हो। तब द्रोणा कहता है, वो एक ओल्ड मैन है, इसलिए अपनी जबान को जरा संभाल के यूज करो। करण कहता है, ओल्ड मैन, कौन ओल्ड मैन। तब ओल्ड मैन कहता है, कोई बात नहीं द्रोणा, तो चलो हम पहले चेक करते हैं। तब करण कहता है, क्या चेक करते हैं। तभी द्रोणा उसके बाल पकड़कर उसे सीधा घसीटते हुए ओल्ड मैन के पास ले जाता है। तब ओल्ड मैन कहता है, चलो फिर देखते हैं। तब करण चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तब ओल्ड मैन करण का मुंह पकड़ता है और उसकी तरफ देखने लगता है और उसे देखकर कर ओल्ड मैन कहता है, ये आंखें किसी मर्डरर की हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब तुमने अपने पिता को नहीं मारा, वो तुम नहीं थे। दरअसल मेरी एज के अंदर तुम आसानी से बता सकते हो कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मैं बात कर रहा हूँ आइस ऑफ मर्डरर की। तुम्हारी आंखों में गुस्सा है, बट तुम्हारी आंखों में कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। तब करण अपना हाथ जमीन पे पटकता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं अपने ही पिता को कैसे मार सकता हूँ। मैं उन्हें मारने की सोच भी नहीं सकता। मैं कोर्ट में बार बार चिल्लाता रहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, बट किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। तब ओल्ड मैन कहता है, क्या क्या तुम्हें इस चीज का बदला नहीं लेना। बदले का नाम सुनकर करण की आंखें चमक जाती है। करण कहता है, हाँ मुझे बदला लेना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दूं। तब ओल्ड मैन कहते हैं, ऐसा है क्या। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। करण कहता है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, बट कैसे। ओल्ड मैन कहते हैं, मैंने पिछले कई सालों से कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण मेरे बहुत सारे एनिमीज बन चुके हैं। इसलिए जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ और मेरे नए नए दुश्मन बनते गए, इस चक्कर में मैं यहाँ पर आ गया और अपना सारा काम अब मैं यहीं से करता हूँ। अगर तुम मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। इतना सुनते ही करण कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। तब ओल्ड मैन कहते हैं, तो फिर इसके लिए तुम्हें किसी को मारना होगा। और तब सीन अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर करण प्रिजन में घूमते हुए सोच रहा होता है कि उस ओल्ड मैन ने कहा था कि वो मेरी हेल्प तभी करेगा जब मैं किसी को मारूं। और इतना ही नहीं, मुझे अपनी पूरी लाइफ उसको समर्पित करनी होगी। बट उसने ये भी कहा था कि वो एक चीज जो मुझे मेरे बदले के लिए चाहिए वो है किलिंग इंटेंट, क्योंकि एक चाकू भी बिना किसी किलिंग इंटेंट के कुछ भी नहीं। तभी हमें उसी सन की कैदी को दिखाया जाता है जो वहां से जा रहा होता है और वो करण को देख लेता है और तब वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर करण को घेर लेता है और उसे एक रूम में ले जाकर उसे मारने लगता है। और तब वो सन की कैदी कहता है, अच्छा तो तुम केवल अपने पिता को ही नहीं मारते बल्कि लोगों को भी काटते हो।
बता मैंने ऐसा क्या किया था कि तूने मेरे को काट लिया। बता चूतिए, मैंने तो बस यही पूछा था कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ था जब तूने अपने ही बाप को मारा था। और वही सवाल मैं दोबारा पूछता हूँ, बता मुझे तुझे कैसा महसूस हुआ था जब तूने अपने बाप को मारा था। अगर तू मुझे सीधे सीधे बता देगा तो मैं तुझे इस बार तो छोड़ दूंगा। बता मुझे वो कैसा था। मैंने सुना है कि तुमने इसके बारे में बहुत पहले से प्लान कर रखा था। जब तेरा बाप मरा तो बता तुझे कैसा फील हुआ। इसी बीच में करण को उस कैदी की शक्ल में रॉकी की शक्ल दिखाई देने लगती है। और तब वो कैदी कहता है, क्या तुझे ये अच्छा लगा। बता मुझे ये कैसा था। मैं दोबारा वो सेंसेशन फील करना चाहता हूँ। करण उस कैदी की बातें सुनकर रेज मोड में चला जाता है और उसे ओल्ड मैन की बातें याद आने लगती हैं कि अगर तुझे अपना बदला लेना है तो तुझे किसी को मारना पड़ेगा। और तब उसे करण को पास ही में पड़ी एक लकड़ी दिखाई देती है। तब वो सन की कैदी को एक स्पीयर मार के नीचे गिरा देता है। और तब वो सन की कैदी कहता है, तूने ये फिर से किया, मैंने तुझसे कहा था। बट तभी हम देखते हैं कि करण वो लकड़ी उठा लेता है। उसके बाद वो सन की कैदी को बोलने का एक भी मौका नहीं देता और वो सीधा उस लकड़ी को उस कैदी की आंख में घुसा देता है। और इतना ही नहीं, बार बार उससे वार करके वो उस कैदी को वहीं पर खत्म कर देता है। तब वहां पर खड़े बाकी के कैदी कहते हैं, ये तो सच में पागल है। और तब वो ऑफिसर को बुलाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर द्रोणा आ जाता है और उन लोगों को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी ओल्ड मैन भी वहां पर आते हैं और तब करण हाँफते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या क्या अब मैं तैयार हूँ। इस पर ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है, अभी तो बस शुरुआत है।